तो बेटा आज हम सेकेंड चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो यानी दूसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं बेटा। ये अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। यहां पे थोड़ा जूम कर देता हूं। यहां तक हो चुका था मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम तक। अब यहां से स्टार्ट करते हैं बेटा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, अब तो पढ़ते हैं। सीपीयू द्वारा कई कामों को एक साथ निष्पादित करने की प्रक्रिया को मल्टीटास्किंग कहते हैं। ठीक है, ये दिमाग में रखना कि सीपीयू मतलब जो कंप्यूटर मैंने बताया था। अब सीपीयू क्या मैंने दिखाया था, सीपीयू मतलब वो डब्बा या कंप्यूटर का जो मेन पार्ट होता है, उसके द्वारा कई कार्य एक साथ करने की क्रिया को मल्टीटास्किंग बोला जाता है। ओके, अब यह कि मल्टीटास्किंग किसी भी समय उपलब्ध हार्डवेयर का सर्वोत्तम संभव उपयोग करता है। सही बात है, अगर आपके पास कोई हार्डवेयर है उसका अगर सर्वोत्तम उपयोग अच्छे से नहीं कर पाते हो तो मतलब नहीं है ना। जैसे कोई आपके पास कोई सामान है, उसका उपयोग अच्छे ढंग से अगर आप नहीं कर पाते हो तो मतलब नहीं है। ऐसे ही बहुत लोगों के पास दिमाग होता है ना। बहुत लोगों के पास भगवान ने अच्छा दिमाग दिया है, तो वो अच्छे कामों के लिए न कर के दूसरों को परेशान करने के लिए या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए भी करते हैं, है ना। ये थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो बच्चों, इस सब क्रिया से बचना, क्योंकि दूसरों को नीचा दिखाने वाला इंसान कभी ऊंचा नहीं उठता। फाइनली वो अंततः वो गड्ढे में गिरता है। इसलिए ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो दिया कि मल्टीटास्किंग किसी भी समय उपलब्ध हार्डवेयर का सर्वोत्तम संभव उपयोग करता है। और जैसे आप देखो यहाँ पे, जैसे कंप्यूटर के पास अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, है ना, अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनका वो अच्छे से सर्वोत्तम उपयोग करता है। ठीक है, अब आप जब लैपटॉप खोलोगे, कंप्यूटर खोलोगे, ओपन करोगे तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट दिखेंगे, पार्ट्स दिखेंगे, है ना। आगे पढ़ते हैं। और कंप्यूटर सिस्टम की समग्र दक्षता में सुधार करता है। सही बात है, समग्र दक्षता मतलब क्या होता है कि निपुणता, सुधार करता है। हाँ, सही ढंग से काम कर लिया। उपयोगकर्ता प्रत्येक प्रोग्राम के साथ संवाद स्थापित कर सकता है ना। संवाद स्थापित करता है ना, ये हुआ तो फिर दूसरा ऑर्डर करता है करने के लिए। मतलब ऑर्डर मीन्स क्या होता है, दूसरा कार्य स्टार्ट करता है। तो कंप्यूटर के साथ सिग्नल के द्वारा बातचीत होती है जबकि यह चल रहा हो। एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित गतिविधियां करता है। उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम या सीधे किसी प्रोग्राम को निर्देश देता है और तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त करता है। सही बात है, आप जैसे कीबोर्ड से कोई बटन दबाते हो, है ना, तो उसका जवाब कंप्यूटर देता है। ए दबाते हैं तो ए लिख के दे देता है वो, है ना। नेक्स्ट क्या दिया है बेटा कि ओएस मल्टीटास्किंग को इस तरह से हैंडल करता है कि यह एक बार में कई ऑपरेशनों को संभाल सकता है ना। सही बात है, जैसे आप गाना सुन रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, या इंटरनेट भी जा रहे हो, या गेम भी खेल रहे हो, तो कई सारा कार्य, टास्क मतलब जो कार्य है उसका, मल्टी मतलब बहुत सारा जो कार्य है आप देते हो वो कर लेता है। आजकल आप बाहर जाओगे जॉब करने के लिए, कहीं भी चाहते हो, तो मल्टीटास्किंग जो अच्छा आदमी होता है, मेहनती होता है, वही इंसान बाहर के शहरों में या बाहर जाके सफल होता है, सक्सेस होता है। याद रखना, जो अपने आप को रखड़ता है, बहुत मेहनत करता है, चाहे जहां भी हो, और सहनशील बना रहता है, वही सफल होता है। ठीक है, तो ये मल्टीटास्किंग हैंडल करता है, एक बार में कई ऑपरेशन को संभाल सकता है। सही बात है, कई सारा कार्य इकट्ठा कर लेता है। तो आप भी ऐसे ही कंप्यूटर हार्डवेयर को पसंद करते हो जो अच्छे से कार्य करे और कई सारा कार्य इकट्ठा कर ले। क्लियर है कि नहीं? ये बात सही है कि कई कार्य जो फटाफट कर लेता है, सही ढंग से कर लेता है, उसको लोग पसंद करते हैं, उस हार्डवेयर को पसंद करते हैं। अरे उस व्यक्ति को भी पसंद करते हैं, है ना। सब लोग भले उसके मुंह पे नहीं बोले, सब उस व्यक्ति को भी पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, कई कार्यक्रमों को निष्पादित कर सकता है ना। कई कार्यक्रमों को निष्पादित, जो कार्य है उसको, कई कार्यक्रमों को वो सही ढंग से कर देता है। आगे देखते हैं।
मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को टाइम शेयरिंग सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, उसको टाइम शेयरिंग भी बोलते हैं। टाइम मतलब समय, शेयरिंग मतलब साझा करता है। क्लियर कि भाई इतने टाइम के लिए ये कार्य हो जाएगा, इतने कार्य के लिए। जैसे अब मैं आपको अभी करता हूं, जैसे आप जॉब कर रहे हो, आपके बॉस ने बोला कि भाई टाइपिंग भी कर लो, ठीक है, मेल आता है उसको भी चेक कर लो, ठीक है, जो खरीदारी का ऑर्डर आया है उसको भी चेक कर लेना, और जितने स्टाफ है उनकी भी देखरेख कर लेना। तो कई सारा कार्य है, तो आप क्या इकट्ठा नहीं करोगे, आप उस काम के लिए थोड़ा सा समय दोगे, है ना, उस काम के लिए थोड़ा सा समय दोगे, उस कार्य के लिए समय थोड़ा सा दोगे, मतलब एक टाइम टेबल फिक्स कर लोगे, एक ही घंटे में या 2 घंटे में या कुछ मिनटों के लिए एक काम के लिए एक टाइम साझा कर दोगे, है ना। ऐसे ही कंप्यूटर भी करता है, ऐसे ही कंप्यूटर भी करता है कि कई सारा कार्य होता है तो उसको, हर काम को 1 by 1 उसको टाइम शेयरिंग करता है ना, साझा देता है, ये काम के लिए इतना टाइम, इस काम के लिए इतना टाइम, इस काम के लिए इतना टाइम, है ना। और एक चीज मैं कई बार बोल दिया हूं कि बच्चे, ये जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, है ना, और जो आवश्यक कार्य होते हैं, इनमें बच्चे क्या करते हैं, डिफरेंस नहीं कर पाते, अंतर नहीं समझ पाते, इसलिए काम उनका कई सारा उलझ जाता है। एग्जाम टाइम में उलझ जाते हैं या पढ़ाई टाइम में उलझ जाते हैं। उनके लिए क्या करना पड़ता है, जो महत्वपूर्ण कार्य है उसको पहले से ही करके रख लेना चाहिए। जब तक अगर आप करके नहीं रखते हो तो एक दिन वो अर्जेंट बन जाएगा, आवश्यक बन जाएगा, और फिर आपको दिक्कत कर देगा। इसलिए जो महत्वपूर्ण कार्य है उसको पहले से करके रखो, जिससे कि जब वो अर्जेंट बने, आवश्यक बने, तो कार्य हो जाए। ऐसे ही कंप्यूटर पहले ही कर लेता है, वो जानता है कि ये कार्य फाइनली अर्जेंट हो जाएगा, आवश्यक हो जाएगा, इसलिए वो पहले फटाफट कर लेता है। ठीक, मशीन इंसान बनाता है अपने कार्य को आसान बनाने के लिए, है ना। चलो आगे चलते हैं। उदाहरण दिया है इसके लिए, विंडोज है, लिनक्स है, यूनिक्स है। क्लियर, विंडोज है, लिनक्स है, यूनिक्स है, ये मल्टीटास्किंग है। ठीक है, अब देखते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग बोलते हैं। अब उसके रूप में देखते हैं क्या है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही समय में एक विशेष कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करने के लिए कई लोगों को विभिन्न टर्मिनलों के माध्यम से सिस्टम प्रयोग करने में सक्षम बनता है। टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग का तार्किक विस्तार है। ठीक है, मल्टी मतलब बहुत सारा। ठीक है, प्रोसेसर का समय जो एक साथ कई उपयोगकर्ताओं के बीच साझा किया जाता है, इसको समय साझाकरण कहा जाता है। देखो, ये वही चीज है, ध्यान समझना। आपने बहुत से कंप्यूटर क्लास में देखा होगा, एक सर्वर होता है, मेन एक मुख्य कंप्यूटर होता है, उसी के सहारे सारे कंप्यूटर चलते हैं। तो जो मेन कंप्यूटर होता है उसको सर्वर बोला जाता है, और जो उसके सहारे कंप्यूटर चलते हैं उसको टर्मिनल बोला जाता है या क्लाइंट बोला जाता है। क्लियर, अगर आपका मुख्य कंप्यूटर बढ़िया है और तो वो अच्छे सपोर्ट करता है टर्मिनल कंप्यूटर को, और वो जो भी कार्य होता है वो प्रोसेसर जो इसका सर्वर का होता है वो संपादित करवाता है। मतलब क्या होता है कि वो सर्वर एक ही टाइम में कई सारे कंप्यूटरों को सुविधा प्रदान करता है या कार्य करवाता है, मल्टीटास्किंग होता है। क्लियर, आपने कई सारे यहाँ कंप्यूटर क्लास में देखा होगा, कर्रा पे है या बनारस भी देखे होंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ऐसा है। आगे देखते हैं बेटा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग वास्तविक समय एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग उन अनुप्रयोगों या एप्लीकेशनों के लिए होता है जहां डेटा प्रोसेसिंग का समय निश्चित और छोटी मात्रा होता है। यह सामान्य कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग होता है, जहां समय की अवधारणा को रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में उतना महत्वपूर्ण नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये इसको पढ़ लेना, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, हर इसको पढ़ लेना। ये रियल टाइम है, टाइम के लिए ये फिक्स किया गया है, किसी टाइम पे क्या काम होगा। आगे चलते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं। अब देखो, ये जो यहाँ पे यह रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग वास्तविक समय एप्लीकेशन के लिए किया जाता है ना। जो एप्लीकेशन चालू हो रहा है उसके लिए दिया जाता है समय।
अब देखो यहाँ क्या है कि इसका उपयोग उन अनुप्रयोगों के लिए होता है जहां डेटा प्रोसेसिंग का समय निश्चित और छोटी मात्रा होती है। ठीक है, समय निश्चित है और छोटी मात्रा होती है फटाफट कार्य करने के लिए। अब जो दिया है यहां देखते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट पढ़ते हैं हार्ड वाला। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम गारंटी देती है कि महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे होते हैं। ठीक है, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में माध्यमिक भंडारण सीमित या गायब है। ठीक है, माध्यमिक भंडारण। ठीक है, माध्यमिक भंडारण मतलब जो ये जो सेकेंडरी डिवाइस और डेटा रोम से संग्रहित किया जाता है। देखो ये समझना इस चीज को। माध्यमिक भंडारण मतलब हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये जो मेमोरी होती है ना, इनकी बात हो रही है, वो नहीं होता यहाँ पे, वो नहीं होता। और डेटा रोम में संग्रहित किया जाता है। रैम रोम की पहले ही पढ़ा दिया हूं मैं। इन प्रणालियों में वर्चुअल मेमोरी लगभग कभी नहीं पाई जाती है। समझ में आया मेरी बात? तो इसमें क्या, रोम में ही डेटा सब संग्रहित किया जाता है। आपके मोबाइल में तो यही होता है, रोम में ही डेटा संग्रहित होता है ना। ठीक है, आगे देखते हैं सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कम प्रतिबंधक है। एक महत्वपूर्ण वास्तविक समय के कार्य को अन्य कार्यों पर प्राथमिकता मिलती है ना। अब देखो इसका मतलब क्या है, रियल टाइम सिस्टम का कम प्रतिबंधक है, एक महत्वपूर्ण वास्तविक समय के कार्य को अन्य कार्य पर प्राथमिकता। देखो इसमें क्या होता है कि ये अगर कोई कार्य, वो कंप्यूटर कार्य कर रहा है, ठीक है, जैसे आप कोई कार्य, आप टाइपिंग कर रहे हो, अचानक आपको मूवी कॉपी करके, पिक्चर कॉपी करके पेन ड्राइव में कॉपी करके किसी को देना है, तो आप अपना कार्य रोक देते हो और पेन ड्राइव जब डालते हो कंप्यूटर के अंदर तो आप कॉपी करने लगते हो पिक्चर को। तो कंप्यूटर समझ जाता है कि भाई ये अर्जेंट कार्य है, जो काम टाइपिंग का हो रहा था उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है, तो इसको पहले कर दो। ठीक है, प्राथमिकता मिलती है उस कार्य को, और प्राथमिकता पूरी होने तक उसे बरकरार रखती है जब तक कि कॉपी करके वो दे नहीं देता। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में हार्ड रियल टाइम सिस्टम की तुलना में सीमित उपयोगिता होती है। क्लियर? उदाहरण के लिए मल्टीमीडिया। ठीक, मल्टीमीडिया मतलब मल्टीमीडिया में क्या क्या होता है, आपका जो साउंड होता है, वीडियो होता है ना, और मल्टीमीडिया एनिमेशन होता है, ग्राफिक होता है, पढ़ा है ना फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में, है ना। वर्चुअल रियलिटी और एडवांस साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स आदि। देखो मल्टीमीडिया मतलब क्या होता है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, हाँ, एनिमेशन, ग्राफिक्स, इन सबको मल्टीमीडिया बोला जाता है। चलो आगे चलते हैं बेटा। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एक एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ओएस एक विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक डिवाइस के लिए एक विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, एक विशिष्ट कार्य करेगा, विशेष कार्य करेगा, दूसरा कुछ नहीं करेगा, वो परफेक्ट उसी के लिए बनाया जाता है उसको। यह आम कंप्यूटर, जो आम कंप्यूटर नहीं है। सही बात है। एक एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य काम उस कोड को चलाना है जो डिवाइस को अपना काम करने की अनुमति देता है। मतलब वो विशेष कार्य करने के लिए जो कोड निर्धारित किया गया वही करता है। एम्बेडेड ओएस डिवाइस के हार्डवेयर को ओएस के शीर्ष पर चलने वाले सॉफ्टवेयर तक पहुंच योग्य बनाता है। ठीक है, अंदर की टेक्नोलॉजी है, बस इतना समझ लो उसको कि हाँ विशिष्ट कार्य के लिए होता है। इसमें क्या, माइक्रोवेव्स, वॉशिंग मशीन, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम एक्सेट्रा। क्लियर? ये एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोवेव सुना होगा ना, वॉशिंग मशीन, ये सब बताने की जरूरत तो है नहीं। ठीक है, वीडियो के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हो, ऐसी बात नहीं है, मैं बता दूंगा। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कई रियल टाइम एप्लीकेशन और कई उपयोगकर्ताओं की सेवा के लिए कई केंद्रीय प्रोसेसर का उपयोग करते हैं। प्रोसेसिंग के दौरान प्रोसेसेस को भिन्न भिन्न प्रोसेसर के बीच वितरित किया जाता है। प्रोसेसर विभिन्न संचार लाइनों जैसे हाई स्पीड बसों या टेलीफोन लाइनों के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। अब ये जैसे हाई स्पीड बसों मतलब क्या, ये बस जो समझ रहे हो, ये रोड पे चलने वाली बस की नहीं बात हो रही है,
है ना, अंदर की बात हो रही है टेक्नोलॉजी की, उन्हें शिथिल युग्मित प्रणाली मतलब लूजली कपल सिस्टम या वितरित प्रणाली कहा जाता है। एक वितरित प्रणाली में प्रोसेसर आकार और कार्य में भिन्न हो सकते हैं। इन प्रोसेसरों को साइट नोड्स कंप्यूटर इत्यादि के रूप में संदर्भित किया जाता है। ठीक है, ये देखो, ये अंदर की बात, जो एक प्रोसेसर के साथ साथ कई प्रोसेसर जुड़े हुए होते हैं, है ना, एक प्रोसेसर के साथ साथ कई प्रोसेसर जुड़े हुए होते हैं, तो वो कई सारे प्रोसेसर होते हैं, उनके द्वारा ये कार्य संपादित होता है। मतलब एक वितरण प्रणाली है, एक प्रोसेसर दूसरे प्रोसेसरों को सूचना वितरित करता है, वही प्रोसेस होता है। मतलब ये तू कर ले भाई, ये तुम कर लो, ये तुम कर लो, ये तुम कर लो, और तो इन चारों को या दोनों को, तीनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो सारे कार्य प्रोसेसर करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट दिया है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम एक सर्वर पर चलता है। सर्वर मतलब मुख्य कंप्यूटर। मुख्य कंप्यूटर जो होता है उसके ऊपर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है? उसके ऊपर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, क्योंकि उस सर्वर के ऊपर कई सारे क्लाइंट कंप्यूटर, जो मैंने बताया टर्मिनल कंप्यूटर, उसके ऊपर निर्भर होते हैं। और सर्वर को डेटा उपयोगकर्ताओं, समूहों, सुरक्षा एप्लीकेशन और अन्य नेटवर्किंग कार्यों को प्रतिबंधित करने की क्षमता प्रदान करता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्राथमिक उद्देश्य नेटवर्क में कई कंप्यूटरों के बीच साझा फाइल और प्रिंटर एक्सेस की अनुमति देना है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूं ये क्या चीज होती है, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहां पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये मुख्य कंप्यूटर है, मतलब सर्वर, ठीक है, ये मुख्य कंप्यूटर है और इसी में बहुत सारा डेटा रहता है, ठीक है, और इसी के ऊपर जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ओएस बहुत महंगा होता है, स्ट्रांग होता है, काफी इसका ये बड़ा है, काफी होता है इसका, ये जो नेटवर्क सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, काफी हैवी होता है। तो ये हैवी कंप्यूटर के लिए बना। हैवी कंप्यूटर मतलब बड़ा कंप्यूटर कौन होता है? ये नेटवर्क सर्वर, ठीक है। अब ये जो कंप्यूटर है, इसी के सहारे ये कंप्यूटर चल रहा है, इसी के सहारे ये कंप्यूटर चल रहा है, इसी के सहारे ये इतने। अब जितना भारी ये हो सकता है उतना ज्यादा वो कंप्यूटरों का भार संभाल सकता है ना। मतलब इनका पूरा सब कुछ यही कंप्यूटर्स इनको संभालता है। मतलब जो भी इनको जरूरत पड़ती है ये इनको देता है। क्लियर। तो ये या तो इनको नोड कंप्यूटर बोलो, या टर्मिनल कंप्यूटर बोलो, या क्लाइंट कंप्यूटर बोलो, ठीक है, इन सबको ऐसे भी बोला जाता है, ठीक है। जैसे एक ऑफिसर के अंदर, ठीक है, एक ऑफिसर के अंदर कई सारे मजदूर होते हैं या छोटे वाले ऑफिसर होते हैं, है ना। होते तो इंसानी हैं, लेकिन उनकी योग्यता अलग अलग होती है। वैसे ही बेटा किसी भी कंप्यूटर की योग्यता अलग अलग होती है। सर्वर की योग्यता बहुत बड़ी होती है, तो उसके सहारे ये क्लाइंट कंप्यूटर या टर्मिनल कंप्यूटर या नोड कंप्यूटर इसके सहारे चलते रहते हैं, है ना। तो इसी में वो लोड होता है क्या? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर। तो आगे चलते हैं बेटा, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। अब डेस्कटॉप कंप्यूटर मैंने दिखाया था, अभी जो दिखाया वो डेस्कटॉप कंप्यूटर था। अभी मैंने जो आपको दिखाया, जो क्लाइंट कंप्यूटर, नोड कंप्यूटर, वो सब क्या डेस्कटॉप कंप्यूटर थे। अब देख लिए, और लैपटॉप देख ही रहे हो। इसको पढ़ते हैं बेटा। यहां पे दिया है कि आमतौर पर, ठीक है, आमतौर पर डेस्कटॉप या लैपटॉप में प्रयोग किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। बेटा सिंगल यूजर मतलब एक ही आदमी उस पर कार्य कर सकता है। एक ही उपयोगकर्ता मतलब आदमी उस कंप्यूटर पे, या जिसे हम टर्मिनल बात कर रहे हैं, या क्लाइंट कंप्यूटर बोलते हैं, या नोड कंप्यूटर, उस पे एक ही आदमी कार्य कर सकता है। जैसे आप अपने यहां पढ़ते हो, जब प्रैक्टिकल करते हो, एक पे एक समय में एक ही काम कर सकता है ना, ठीक है। तो उसको सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, जिन्हें क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। मैंने पहले बता दिया था, वो जो मैंने अभी दिखाया, अभी जो आप सर्वर दिखाया, क्लाइंट जो अलग कंप्यूटर उसके साथ कनेक्टेड है, उसको क्लाइंट बोलो, टर्मिनल बोलो, या नोड बोलो, नोड, ठीक है। टर्मिनल कंप्यूटर, क्लाइंट कंप्यूटर या नोड कंप्यूटर,
तो वही बता रहा है कि जिन्हें क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। डेस्कटॉप तथा लैपटॉप में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट। अभी जितने भी लैपटॉप में आप देखते हो सब में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही सॉफ्टवेयर रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, विकसित किया गया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अभी यहां जो पढ़ रहे हो या आप पूरे भारतवर्ष में कहीं भी जाओगे, आपको 98% माइक्रोसॉफ्ट ही मिलेगा। ठीक है, जिसका प्रयोग आमतौर पर लैपटॉप तथा डेस्कटॉप में किया जाता है। दूसरे नंबर पर प्रयोग किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल कंपनी द्वारा डेवलप किया गया मैक का फुल फॉर्म मैकिनतोश होता है, मैक। ठीक है, मैक ओएस है। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे आता है। माइक्रोसॉफ्ट ओएस के बाद ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एप्पल कंपनी का, ये दूसरे नंबर पे आता है, किया गया मैक ओएस है, जिसका प्रयोग एप्पल कंपनी द्वारा विकसित किए गए डेस्कटॉप तथा लैपटॉप पे किया जाता है। देखो याद रखना, ये जो एप्पल कंपनी है बेटा, ठीक है, ये जो एप्पल कंपनी है, ठीक है, ये जो एप्पल कंपनी है, ये अपना लैपटॉप डेस्कटॉप खुद डिजाइन करती है। वो हार्डवेयर भी खुद बनाती है और खुद सॉफ्टवेयर भी बनाती है, सिर्फ अपने लिए। ठीक है, क्लियर। दूसरों के लिए लगभग ना के बराबर बनाती है। एप्पल वाला अगर सॉफ्टवेयर आप चलाना चाहोगे तो सब नहीं चलेगा आपके कंप्यूटर पे, क्योंकि एप्पल के कंप्यूटर पे ही एप्पल का सारा सॉफ्टवेयर चलता है। आप माइक्रोसॉफ्ट चलाना चाहो तो सब नहीं चलेगा, इक्का दुक्का शायद चल जाए। ठीक है, ऐसे ही सेम अलग अलग होते हैं। आगे पढ़ते हैं। लिनक्स भी एक लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो लिनक्स की बात, लिनक्स के 300 से ज्यादा वर्जन है। ठीक है, तो लिनक्स के जो नेक्स्ट इसके जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, इसमें उबंटू आता है वो। ठीक है, लिनक्स भी एक लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका उपयोग लैपटॉप तथा डेस्कटॉप में किया जाता है। इसकी एक खास विशेषता है, यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह ओपन सोर्स क्या होता है बेटा? ओपन सोर्स मतलब होता है, पहले ध्यान समझना क्या, यहां पे बात करता हूं, समझ लो। एक मैंने कोई ये बनाया, कोई टीवी बनाई, सपोज एक नई प्रकार की टीवी। ठीक है, मान लो टेक्नोलॉजी में टीवी बनाया, और मैंने क्या किया कि मैंने बोला कि और भी जो इंजीनियर है टीवी के, वो इसमें कुछ और सुधार करके, अपने मन माफिक सुधार करके अपने लिए यूज कर सकते हैं। ऐसा मैंने उसका डिजाइन किया है टीवी का। तो मार्केट में जो भी टीवी बनाने वाले हैं वो इसको लेते हैं और अपने मनमाफिक उस पर सुधार करके, हार्डवेयर का या कुछ भी ऐसा सुधार करके उसमें अपना यूज करते हैं, है ना। तो जो चाहे वैसा उसमें डिजाइन का सुधार कर सकता है या कुछ भी सुधार करके अपना यूज कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही सॉफ्टवेयर होता है। ओपन सोर्स मतलब होता है बेटा कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंपनी ने बना के तो मार्केट में दे दिया है, और ये भी बोला है कि आप इसमें मन माफिक अपना सुधार करके आप यूज कर सकते हो। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन ओपन सोर्स वाले सॉफ्टवेयर में ऐसा होता है। ठीक है, तो यहां पे दिया है कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मुफ्त में उपलब्ध है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न वर्जन उपलब्ध हैं जो कि काफी लोकप्रिय भी हैं। वर्तमान में डेस्कटॉप तथा लैपटॉप में प्रयोग किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम GUI पर आधारित है। देखो GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म लिख लेना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI पर आधारित है। जिनमें ग्राफिकल मतलब ध्यान देना, जैसे पहले कीपैड वाला मोबाइल कैसा था, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, और अभी एंड्रॉइड कैसा है, एंड्रॉइड कलरफुल है। एंड्रॉइड जो है GUI बेस्ड है। GUI मतलब ग्राफिकल है, वो ग्राफिक, उसमें जो कुछ दिखता है वो ग्राफिक होता है। जो आइकन वगैरह, चित्र वगैरह, ऐप वगैरह जो कुछ भी दिखते हैं वो ग्राफिक कहलाता है। और कीपैड वाला मोबाइल क्या था, ब्लैक एंड व्हाइट। तो ब्लैक एंड व्हाइट जो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले होता था उसको बोला जाता है C फॉर कैट, UI। ठीक है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, इसको लिख लेना। ठीक है, आधारित है, जिनमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे लोकप्रिय है।
ठीक है। अब कुछ मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम जिनका प्रयोग डेस्कटॉप तथा लैपटॉप में किया जाता है, देखो यहाँ पे दिया है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एप्पल मैक ओएस, उबुंटू लिनक्स का ही पार्ट है, और लिनक्स में मिंट भी है, फेडोरा भी है, डेबियन भी है, क्रोम ओएस भी है, स्काई ओएस भी है, डॉस भी है। डॉस तो अब तो मार्केट में एकदम ना के बराबर है। डॉस कौन यूज करेगा? जैसे जिसके पास एंड्रॉयड है वो कीपैड मोबाइल यूज करेगा? नहीं ना। ऐसे ही ये ब्लैक एंड व्हाइट होता था। अभी अब मैंने बताया भी था डॉस स्टार्टिंग में कैसा होता है, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं बेटा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में बता रहा है ये। क्लियर? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, अब इसको बेटा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को। यहां पे कहां तक हो चुका है? ये हो चुका है आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, अच्छा रहेगा। देखें चलो, तो पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी चलाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया था। आईबीएम कंपैटिबल पीसी के लिए आगे पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई है। ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया था। विंडोज ओएस जल्द ही पर्सनल कंप्यूटर मतलब पीसी बाजार पर हावी हो गया। देखो सही बात है, अगर अच्छी चीज मार्केट में आएगी, अच्छी चीज मार्केट में आएगी और उससे पहले ये टाइप की चीज मार्केट में नहीं है तो वो हावी हो ही जाएगी। क्लियर? तो उस समय कोई नहीं था तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हावी हो गया मार्केट में। वर्तमान में लगभग 90% पर्सनल कंप्यूटर में मतलब पीसी में विंडोज के कुछ अलग अलग संस्करण पर चलाते हैं। क्लियर? वही चीजें जो मैंने बताया था। 1985 में जारी किए गए विंडोज का पहला संस्करण बस एक जीयूआई था, जिसे माइक्रोसॉफ्ट के मौजूदा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस या एमएस डॉस के विस्तार के रूप में पेश किया गया था, लाइसेंस प्राप्त अवधारणाओं के आधार पर जो एप्पल ने अपने मैकिन्टोश सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए उपयोग किया था। विंडोज ने पहली बार डॉस उपयोगकर्ताओं को एक वर्चुअल डेस्कटॉप को नेत्रहीन के रूप से नेविगेट करने की अनुमति दी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फोल्डर और फोल्डरों की सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफिकल विंडोज को खोलना था। मतलब वही जो ऐप देखते हो ना, चित्र, वही ग्राफिकल होता है। पाठ प्रॉम्प्ट पर कमांड और निर्देशिका पथ टाइप करने के बजाय एक माउस बटन का उपयोग किया जाता था। यही जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये जो थर्ड या सेकंड के बीच में आया था, तो इसमें माउस यूज होता था। तो अभी जो आप देखते हो माउस जैसा है, पहले वैसा नहीं था भाई। सीधी सी बात है, अभी जो दोपहिया गाड़ी आप बाइक देखते हो इतना अच्छा, तो पहले इतना अच्छा थोड़ी रहा होगा पुराने जमाने में। वैसे कंप्यूटर के साथ भी बात हो रही है। क्लियर? चलो यहां पे बस करते हैं बेटा। ये आपका हुआ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज तक। ठीक है, इसको अच्छे से बेटा रीड कर लेना। ठीक है, इसको सुन लेना बार बार। और जितने भी वीडियोस आपको मिल रहे हैं, ये CCC और ADC के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छे से सुन लोगे तो आपका CCC भी अच्छे ग्रेड से निकल जाएगा। ठीक है, और नॉलेज भी हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टॉप करते हैं बेटा।